Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, welcome to Pass Education System NUST NET4 कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें आप तमाम बच्चों को फिजिक्स की सबसे पहले प्रिपरेशंस करवाई जा रही है। जिसमें आप तमाम बच्चों को फिजिक्स की एपिसोड नंबर 1, जिसमें आप लोगों को चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका कंप्लीट टेस्ट को सॉल्व करवाया जाएगा। और इसमें नस्ट के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो कि 2026 के अंदर एमसीक्यूज आए थे, उनको सॉल्व करवाया जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लो। जैसे ही आप तमाम बच्चों के लिए हम वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप तमाम बच्चे इस वीडियो को देखकर सुन के फायदा उठा सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है नस्ट के अंदर 180 प्लस का स्कोर करना। 180 प्लस का स्कोर आप तमाम बच्चों ने करना है। आप तमाम बच्चे यहाँ पे स्कोर चेक कर सकते हो कि नस्ट में इससे पहले कितने स्कोर आए हुए हैं। 179 का, 171, 169, 168, 168। तो अब आपने वो स्टूडेंट बनना है जो 180 प्लस में जाएंगे और आप इस लेगेसी को मेंटेन रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए पास एजुकेशन सिस्टम इतनी एफर्ट्स कर रहा होता है। तो अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो जहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, आपको एडवांस मैथ को पढ़ाने वाले दो दो टीचर्स होंगे, फिजिक्स को अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री अगर आप लोगों के पेपर में है तो वो आप लोगों को अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपके इंग्लिश के अलग अलग लेक्चर्स हो रहे हैं। तो एक ऐसा सुपर प्रीमियम बैच जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जाती है नस्ट के लिए। तो आप इस नंबर पे राब्ता करके हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखना आप तमाम बच्चों ने एक चीज को, कि नस्ट का राउंड नंबर 4 आप तमाम बच्चों के पास एक आखिरी मौका है। यानी वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के अंदर 2026 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो रिमेंबर दिस थिंग के 13 जून से आप तमाम बच्चों के पास नस्ट के राउंड 4 का आगाज हो रहा है और ये आप तमाम बच्चों के पास मिड और एंड ऑफ जुलाई तक चलेगा। यानी कि आप तमाम बच्चों को इस चीज का इल्म होना चाहिए कि नस्ट का राउंड नंबर 4 2026 एडमिशन्स के लिए आपका सबसे ज्यादा सिटीज में हो रहा होता है, पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में हो रहा होता है। इसमें इस्लामाबाद से स्टार्ट होगा, फिर ये कराची में भी होगा, क्वेटा में भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। तो 4 शहरों में हो रहा होता है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अभी नस्ट के राउंड नंबर 4 में अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए आप तमाम बच्चों के पास जो डेडलाइन है अप्लाई करने की, वो ऑलमोस्ट आपके पास 8 जून है। तो 8 जून से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो नस्ट के राउंड नंबर 4 में। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस सुपर प्रीमियम बैच में आना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस बैच में आते ही आप तमाम बच्चों को सबसे बड़ा फायदा मिलता है डेली लाइव क्लासेस का। यानी वो तमाम बच्चे जिनका एक स्केड्यूल नहीं बन पाता है, तो आपको हम डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक्सपर्ट लोग पढ़ाते हैं। ये वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इन तमाम बच्चों को पढ़ाया और इनका नस्ट के अंदर स्कोर 140 प्लस, 150 प्लस, 160 प्लस, 170 प्लस और नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन मोहम्मद अब्दुल्ला खान। इस जैसे आप लोग रिजल्ट ले सकते हो इन टीचर्स के पास पढ़ के, जिस तरह इन बच्चों ने लिए। तो ये इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपको ये एक्सपर्ट लोग पढ़ा रहे होते हैं। फिर हमारे पढ़ाने का हर एक टीचर का ये अंदाज होता है कि आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब चाहे आप तमाम बच्चे एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का टेस्ट देने जा रहे हो, अप्लाइड साइंसेज का या नस्ट के बिजनेस स्कूल का, तो आपके पास कोई भी पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर आपको उसका 1-2 घंटे के अंदर लेक्चर डिलीवर किया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। फिर उसी के टॉपिकल एमसीक्यूज आप तमाम बच्चों को करवाए जाएंगे जो नस्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते एक पूरे चैप्टर को खत्म किया जाता है। तो खुद अंदाजा लगाएं आपको वो चैप्टर किस लेवल का तैयार होगा। अब उस चैप्टर का यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ उसकी क्विक रिवीजन करवाई जाएगी, फिर उसकी एक आपको वर्कशीट दी जाएगी, फिर आपको एक टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट का भी लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को सोल्यूशन करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं, अगर कोई बच्चा नहीं ले सकता तो इस डेली की लाइव क्लासेस की आप लोगों को डेली रिकॉर्डिंग भी मिल जाती होती हैं।
इसके अलावा हम अपने तमाम पासियंस को रिकॉर्डेड सेशन भी आते ही प्रोवाइड कर देते हैं। यानी वो तमाम बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम 10 दिन के अंदर पूरा कोर्स खत्म करें, हमारे दिन कम रह गए हो, या वो चाहते हैं कि सर हम आपसे भी ज्यादा जल्दी में स्पीड में अपना सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं, हमने बाकी बोर्ड की भी तैयारी करनी है, तो हमें पहले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीजें दे दें, तो हम अपने तमाम के तमाम पासियंस को ना सिर्फ डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देते हैं, बल्कि हमारा पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को दे दिया जाता है, जिसमें प्रीवियस बैचेस की आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और इसके अलावा आपको अलग से दो दो टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, जिसमें उन दोनों टीचर्स ने पूरे का पूरा कोर्स पढ़ाया होता है। जिन्हें याद रहे, एक सब्जेक्ट पे आपको दो टीचर दिए जा रहे हैं। जैसे मैथ के ऊपर आपको दो टीचर का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, फिजिक्स के ऊपर आपको दो अलग टीचर का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, केमिस्ट्री के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। तो हमारे ये मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर नहीं, मल्टीपल टीचर्स हमने एक एक सब्जेक्ट पे लगाए हुए हैं। तो इस तरह आप लोग खुद सोचो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी। मीनवाइल जितने भी आप लोगों के पास लेक्चर नोट्स हैं तमाम सब्जेक्ट के, वो हम प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस जोन आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 100 FLPs हम अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करें आप तमाम बच्चों को। इसके ऊपर कंप्लीट हमारी वर्किंग है, जो बच्चे हमारे बैच में आएंगे उनको 100 FLPs दिए जाएंगे। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को हमारी बुकलेट्स मिलेंगे, जो कि हर यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑथेंटिक बुकलेट्स हैं, यानी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। कहीं से भी आप लोगों को इररेलेवेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप लोग अगर किसी बुक को पढ़ के जाते हो, हाउ यू आर श्योर कि आपका उस बुक में से ही चीजें पूछी जाएंगी। अब कई ऐसी बुक्स होते हैं जिनमें बहुत इजी इजी लेवल वाले एमसीक्यूज को सिर्फ एमसीक्यूज को ऐड किया जाता है, यानी वो एमसीक्यूज जो हार्ड लेवल के होते हैं, जो आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। अब इस चीज का बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो पास्ट ईयर के नाम से किसी बुकलेट में से तैयारी करके जाते हैं, वहां से आपको 10 to 15% वो एमसीक्यूज दिखते हैं जो कॉमन होते हैं, जो सब बच्चों को पता है। तो फिर वो स्कोर आता है 90 to 120 के बीच में। अगर आप एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप नस्ट में वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हो, दैट इज नॉट द राइट वे कि आप सिर्फ पास्ट ईयर के क्वेश्चन करके चले जाओ। देयर इज अ नीड टू जॉइन आवर सुपर प्रीमियम बैच वेयर यू विल गेट these all features in just 7,000. Remember this 7,000 you have to pay just one time. इसी में आपको ना सिर्फ नस्ट के राउंड 4 की तैयारी होगी, बल्कि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो कि 29 जून से लेके 10 जुलाई तक होने जा रहा है, इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको यूईटी के राउंड 2 की, एनटीएस की, इसके अलावा नम्स के टेस्ट की, एमडी कैट की, वो तमाम के तमाम जो पाकिस्तान की टॉप 9 लेवल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं, उन सब टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। और आप बच्चे भी इस तरह का एग्रीगेट ले सकते हो। फास्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल टॉप करने वाला बच्चा हुसैन रजा कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट था। और ये 2025 का रिजल्ट है। 2024 में भी इसी लेवल के हमारे रिजल्ट थे। एनयू बेस पे हो, नेट बेस पे हो, अल्हम्दुलिल्लाह से फास्ट के अंदर ओवरऑल टॉप पोजीशंस, नस्ट के अंदर ओवरऑल टॉप पोजीशन। इसके अलावा नस्ट के अंदर आप ये स्कोर काउंट करते करते थक जाओगे। यहाँ पे सिर्फ चंद एक रिजल्ट आप तमाम बच्चों को मैंने शो किए हुए हैं, ये 140+, 50+, 60+, 70+। और हाँ, इन तमाम बच्चों के साथ मेरी पॉडकास्ट भी पड़ी हुई है, इन तमाम बच्चों की आप स्ट्रेटजीज को भी समझ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल गेट प्रिपरेशंस इन आवर सुपर प्रीमियम बैच। तो बिना किसी देर किए इस नंबर को नोट करके हमारे आज ही सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो। और अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ, जो कि हमारी फिजिक्स की एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका कंप्लीट टेस्ट मैं आप तमाम बच्चों को सॉल्व करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज आ जाता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाए, वो है हमारे पास द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे यस और नो लिख के बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ। दो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होती है, स्टडी ऑफ चार्जेस, इसमें भी आप लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं। और एक हमारे पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक हमारे पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी चार्जेस को स्टडी किया जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्जेस को स्टडी किया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसमें चार्जेस एट रेस्ट पे स्टडी किया जाता है, ठीक है, चार्जेस रेस्ट पे होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस स्टडी किए जाते हैं, लेकिन चार्जेस इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी चार्जेस जो होंगे वो मूवमेंट कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कूलम्स फोर्स
आप लोगों ने सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ध्यान देना है कि कूलम फोर्स किसको ओबे कर रहा है। क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो स्क्वायर, जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही होती है। जो कूलम फोर्स है ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रही होती है ऑफ चार्ज। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन मीडियम बिटवीन चार्ज, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कूलम फोर्स एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्स के लॉ को भी ओबे करता है। दो पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो कूलम फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है। ये मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसे पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन आर विल बी एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, कि अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कूलम फोर्स कम हो जाती है। सो यू कैन जज कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड कर रही है। ये इनवर्स के लॉ को भी ओबे कर रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और नंबर थर्ड पे ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होती है। सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे सारे स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बताएंगे क्या यहाँ तक सारी चीजें फुल क्लियर हुई हैं आप लोगों को? ठीक है। ये सेकंड नंबर है एमसीक्यूज का। आप लोगों ने क्लास में कोशिश करना होता है पूरे 7:30 पे पहुंच जाएं। आप लोगों ने 7:30 से लेट नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों का फिर वेट नहीं करूंगा। आप लोगों का देखना टाइम कंजेस्टेड होता है। तो 7:30 टू 8:30 आप लोगों का फिजिक्स का टाइम है ना। तो 7:30 टू 8:30 आप लोगों ने हर हाल में कोशिश करनी होती है कि 7:30 टू 8:30 आप लोगों ने क्लास में होना होता है फिजिक्स के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्राइमली बिकॉज ऑफ। जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? तो याद रखना है जो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है। ये बुक लाइंस है, याद रखना आप लोगों ने। हमारा जो चैप्टर नंबर 21 है सेकंड ईयर फिजिक्स का, उसके अंदर भी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। याद रखो फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिजिक्स में मैक्सिमम आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ ना जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें आ जाती है ना। अब जैसे हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, कुछ जनरल चीज़ें आ जाती हैं, बुक लाइंस हैं, उनको एज इट इज़ याद रखना पड़ता है। मैक्सिमम 90% तक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। 10% कुछ यूनिट पूछ लिए, फार्मूलाज पूछ लिए, या इस तरह की चीज़ें पूछ ली। उसके बाद इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया हुआ है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितनी हो जाएगी? बिकम्स 1/4, बिकम्स 1/4। तो ये 1/4 कैसे होगी? यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कूलम फोर्स हमारे पास क्या होती है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कंडीशन उसने क्या सेट की हुई है कि अगर हमारे पास से डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पे देखें मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस को मैंने कर दिया 2R, ऊपर स्क्वायर भी था। तो ये हमारे पास बन गया K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। अगर आप लोग यहां तक देखें K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पहले वाली फोर्स के इक्वल है। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स होगी, इसको मैं एफ न्यू कह लेता हूं, ये किसके इक्वल होगी? ऊपर तो हमारे पास पुराने वाली फोर्स है जिसको मैं ओल्ड कह लेता हूं, एफ ओल्ड बाई 4। तो हमारे पास जो न्यू फोर्स है ये कितनी होगी? 1/4 टाइम होगी। सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इजी चीजें हैं, देखें ना, इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीजें आ ही नहीं रही हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कन्वेंशनली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन चार्जेस इज टेकन एज डैश। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने वैसे आसानी के लिए क्या लेना है। यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, कन्वेंशनली में कोई रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दो चीजें पढ़ रखी हैं कि एक हमारे पास होता है वर्क डन बाय सिस्टम, और एक आप लोगों ने चीज पढ़ी होगी वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ये भी कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन है। एफएससी वाले स्टूडेंट ने ये पढ़ रखा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है। आपकी ए लेवल के सिलेबस में लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट विल बी पॉजिटिव। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जितना भी सिलेबस है ना पाकिस्तान के अंदर, उसमें मेजोरिटी में ये लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव और वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। इसी तरह हमारा नेबरिंग कंट्री जो इंडिया है उसके जो मैक्सिमम सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो थिंग इसके ये जो कन्वेंशन बनाई जाती है ये कंट्री टू कंट्री वेरी
करती हैं या आप लोगों का सिलेबस पे सिलेबस वेरी करती हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनली आप लोगों ने याद रखना है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना इसको नेगेटिव माना जाता है, और जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे बताएंगे फुल क्लियर हुआ, वेरी वेल डन। इसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड। अब हाफ 4 into 4 तो ये 16 हो जाएगा, 16 टाइम। कैसे आप लोगों ने भी ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, कैसे मैंने कैसे जज किया। अब वो कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल्ड, यानी दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करनी है। जरा ध्यान से आप लोग देखें तो सही, ये हमारे पास है ना के आ गया, आगे Q1 की जगह मैंने 2Q1 कर लिया, और आगे जो Q2 है इसकी जगह भी 2Q2 कर लिया, और अपॉन में जो डिस्टेंस है हाफ किया है, तो R को हाफ R/2 होगा। ऊपर स्केयर नहीं भूलना है, ऊपर स्केयर क्यों भूलेंगे, क्योंकि कूलम फोर्स क्या होती है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। तो डिस्टेंस डबल होगा तो ये 2R का स्केयर होगा ना, अगर हाफ होगा तो भी R का स्केयर होगा, R/2 का स्केयर होगा। तो यहाँ पे देखें 2 into 2, इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये क्या बन गया 4। ठीक है, ऊपर 4, अंदर क्या बचा K Q1 Q2। अब देखें नीचे हमारे पास क्या है, R² by 4। ये बटे का बटा भी किधर जाएगा, ऊपर, लेकिन ये 2 नहीं जाएगा, बाय ऊपर स्केयर है ना, तो ऊपर ये 4 जाएगा। तो ये देखें ऊपर 4 गया और नीचे क्या बचा R²। तो ये तो पुराने वाली फोर्स हमारे पास है, तो जो न्यू फोर्स हमारे पास होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 into 4 कितना होगा 16। तो ये 16 टाइम ऑफ ओल्ड फोर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है व्हेन यू विल double the magnitude of both charges and you half the distance between two charges, the new force will become 16 times। सारे स्टूडेंट मुझे yes और no लिख के बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बहुत इजी चीजें, बहुत इजी। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और आपसे चीज पूछना चाहता हूं ताकि मुझे भी एक दफा तसल्ली हो जाएगी। आप लोग इसके बारे में मुझे ये बता दें कि अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस की, आप सब ने मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को मैंने कर दिया हाफ। ठीक है, हाफ कर दिया, और जो डिस्टेंस था ना उनके दरमियान में जो डिस्टेंस था इसको मैंने कर दिया डबल। तो अब मुझे बताएं सारे स्टूडेंट न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताएं शाबाश। कई स्टूडेंट सेम कह रहे हैं, कई स्टूडेंट 1/16 कह रहे हैं। करते हैं ना, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या बनेगा। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को मैंने हाफ किया, तो ये Q/2 मल्टीप्लाई बाई Q/2 हो गया। तो ये बाहर हमारे पास 1/4 निकला, और नीचे से डिस्टेंस को मैंने डबल किया तो ये हमारे पास कितना हो गया 4। तो वो हमारे पास अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बचेगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाई, ऊपर तो 1/4 ही होगा ना, क्योंकि जो Q/2 किया तो इधर तो 1/4 होगा। तो इधर हमारे पास डिस्टेंस को डबल किया है तो 4R² हो जाना था, 4R²। तो ये देखें कितनी हो जानी थी, 1/16 हो जानी थी, सेम नहीं होनी थी। तो फोर्स कितनी हो जानी थी, 1/16। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। मैक्सिमम स्टूडेंट, ये शुमाइल, जमशेद, जैनब इफ्तिखार और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सब ने इसका 1/16 बताया। सो दैट विल बी योर राइट ऑप्शन, वेरी वेल डन। क्या बात है, सिदरा ने भी बता दिया, हुजैफा ने भी, उसके बाद फैसल ने भी बता दिया, सब ने बता दिया। यहाँ पे जिसके मैं नाम ले रहा हूँ नहीं भी ले रहा हूँ, ठीक है जी जी। जमान ने भी बता दिया, ईजा ने भी बता दिया, वेरी वेल डन। तलहा ने भी, काफी अब स्टूडेंट आप सबको पता है जिसने सही बताया। Next question is that is about the value of electric constant will be. So you know very well, we have studied Coulomb's law, and Coulomb's law give two type of constant. The first one is Coulomb constant having 9 into 10 raised 9 Newton meter square per Coulomb square, and the second one that is in relation of Coulomb's constant, that will be 1 upon 4 pi epsilon naught. So epsilon naught having value 8.85 into 10 raised minus 12 Coulomb square per Newton meter square. So right option will be beta option. Any confusion or not? Yes or no लिख के बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे इसका क्या बना, बीटा ऑप्शन है। बहुत बच्चों वाला ये तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सही है, एक चार्ज है, एक चार्ज, उसको डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q-Q। ठीक है, अब यहाँ पे Q-Q नहीं होना चाहिए, Q-Q1 होना चाहिए। प्रिंट मिस्टेक है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q/Q1 so that force between two parts placed at a given distance is maximum, कि फोर्स उनके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले देखें
एक पार्ट हमारे पास कितना है, आप लोग बड़े ध्यान से देखते जाएं। एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक क्यू चार्ज है, आप लोग देखते जाए ना, देखते जाए। अभी आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, अभी मैंने सोल्यूशन करवाया ही नहीं है, अभी तो जस्ट मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। देखें, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक हो गया, एक क्यू है, एक क्यू माइनस क्यू वन है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पार्ट वन, पार्ट वन लिखा, उसकी जगह मैंने लिख लिया क्यू वन, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने लिखा पार्ट टू, कि जो दूसरा पार्ट है वो कितना है, वो खुद उसने बता रखा है ना, क्यू माइनस क्यू वन। डन हो गया। अब यहाँ पे अब देखो, अगर हमारे पास ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अब जो हमारे पास ये दोनों पार्ट्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास क्यू चार्ज के इक्वल होगा। यानी अगर अगर इन तमाम पार्ट्स को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये क्यू के इक्वल आएगा। यानी एक क्यू वन आपके पास एक पार्ट है, और दूसरा क्यू माइनस क्यू वन आप लोगों के पास पार्ट है, ऐसे ही है। तो इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, दोनों ये क्यू के इक्वल आएंगे। अगर इन तीनों को एक साइड पे किया तो ये जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये कट के किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक पार्ट है क्यू वन, दूसरा पार्ट है हमारे पास क्यू माइनस क्यू वन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब देखें ना, ये जो हमारे पास क्यू लिखा हुआ है और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Q1 लिखा हुआ है। तो इन दोनों पार्ट्स की जगह पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि एक पार्ट हमारे पास Q1 है, और दूसरा इसके अंदर जो पार्ट है वो भी हमारे पास Q माइनस क्यू वन है। और इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा, दोनों ये जीरो के इक्वल आएंगे, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q1 बनेगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू क्यू वन के इक्वल आ जाएगा, टू क्यू वन। और यहां से अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने रेशो किसकी निकालनी है। अगर ये वाला मेथड सही नहीं लग रहा है, एक इजी शॉर्टकट बता देता हूँ, ये देखें, एक शॉर्टकट इसका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये लेंथी वे पड़ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने याद रखना है, इन दोनों चार्जेस को आप लोगों ने ऐड कर देना है। और इन दोनों चार्जेस को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आएगा टू क्यू वन इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब रेशो किसकी निकालनी है, क्यू अपॉन क्यू वन की। तो क्यू इधर ही रहा, क्यू वन इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, और टू इधर बचा, इधर टू बचा और नीचे वन बचा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी टू रेशो वन। तो ये इसका शॉर्टकट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये दोबारा देखें, एक क्यू चार्ज था, एक क्यू चार्ज को स्प्लिट किया गया, एक क्यू वन में किया गया और एक क्यू माइनस क्यू वन में किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एक क्यू चार्ज था हमारे पास, उसको स्प्लिट किया गया, एक क्यू वन में किया गया, एक क्यू माइनस क्यू वन में किया गया। अब इन दोनों चार्जेस को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये किसकी वैल्यू देगा, ये क्यू के इक्वल आएगा। दोनों को ऐड किया तो ये टू क्यू वन इक्वल टू क्यू आ गया, और यहाँ से रेशो क्या निकालनी थी, क्यू अपॉन क्यू वन, तो ये टू रेशो वन निकला। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फिगर शोज थ्री पॉइंट चार्जेस, तीन पॉइंट चार्जेस हैं, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज जीरो। अब यहाँ पे दोबारा देखें कि हमारे पास एक ये वाला चार्ज है, दूसरा ये वाला चार्ज है, और एक सेंट्रल चार्ज है। वो कह रहा है ये जो सेंट्रल चार्ज है ना, इसके ऊपर टोटल जो फोर्स है वो हमारे पास जीरो लग रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं, पहले इस चार्ज यानी इन दोनों चार्जेस, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चार्जेस पे पहले मैं कूलम फोर्स लगाऊंगा। ऊपर मैं लिख देता हूं टू क्यू और क्यू, इन दोनों चार्जेस पे अगर मैं कूलम फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो मैं F1 कह लेता हूं। तो F1 किसकी इक्वल होगी, के, आगे Q1 की जगह पे टू क्यू पुट कर लिया और Q2 की जगह पे क्यू पुट कर लिया, अपॉन में आर स्क्वायर। अब इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, दैट इज ए, तो नीचे ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे मैं बना लेता, F1 इज इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद अब F2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ, F2 इन दोनों के लिए होगी, तो F2 हम कैसे निकालेंगे, एक क्यू हो जाएगा और एक हमारे पास थ्री क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब F2 आप अप्लाई करें, F2 हमारे पास कूलम फोर्स होती क्या है, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू के एज इट इज आ गया, Q1 कितना आएगा, दैट विल बी क्यू, ये देखो ना ये वाला क्यू आएगा, और Q2 हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी थ्री क्यू, और नीचे डिस्टेंस कितना इन दोनों के दरम्यान में बी है, तो ये बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो F2 हमारे पास कितनी आ गई, दैट विल बी थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो इन दोनों को आप लोग कंपेयर कर लेंगे। एक साइड पे फोर्स लिखेंगे F1 इक्वल टू F2, तो F1 हमारे पास कितनी है, दैट इज टू के क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्केयर और इक्वल टू 3k क्यू स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो यहां से देखें, ये वाला के से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोगों ने रेशियो निकालनी है ए अपॉन बी, तो बी आप लोगों ने इधर ही रहने देना है, ए को इधर भेज देना है और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ए स्केयर अपॉन बी स्केयर, यानी ए को आप लोगों ने इस साइड पे भेजा, ठीक है, और इधर ऊपर 2 था और नीचे 3 आ जाएगा, और दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए अपॉन बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2/3। और ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन बनना था, बीटा ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे स्टूडेंट बताएंगे, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फुल क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? अच्छा, एक दफा ये मैं दोबारा रिपीट करवा दूं अगर आप कहते हैं तो। 100% क्लियर है, ठीक है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन सबको, ठीक है। अब एक दो स्टूडेंट सिर्फ मुझे रिपीट का कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों ना एक दफा एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, यहाँ पे इसको एक दफा बस मैं रिपीट करवा देता हूँ। सारे स्टूडेंट ना जरा इधर बोर्ड पे आए, क्योंकि जब कंफ्यूजन होगी ना तो इधर बोर्ड के ऊपर आपको लेके आएंगे। यहाँ पे देखो, अब जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन के पहले सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट देख लो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये वाला चार्ज था हमारे पास, एक सेंट्रल चार्ज था और एक ये था। अब ध्यान से देखते जाओ, इसकी मैग्नीट्यूड +2 है, इसकी क्यू है और इसकी हमारे पास 3q है। इसके दरमियान, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो a है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो b है। तो सबसे पहले आप लोग इस चार्ज को और इस चार्ज को कंसिडर करो, ठीक है। तो इस पे कूलम फोर्स लगाओ, वो कितनी होगी, k q1 q2 अपॉन आर स्केयर। अब सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, F1 के और Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा, और Q2 की जगह पे ये वाला q आ जाएगा, और नीचे आर स्केयर की जगह पे ए स्केयर आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखो ना, तो ये बन जाएगा 2k क्यू स्केयर अपॉन में आर स्केयर, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब यहाँ पे दूसरी दफा आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी दफा इस चार्ज को कंसिडर करो और इसको दूसरा चार्ज मान लो, यानी इसको Q को अब क्या मान लो, Q1 मान लो, और इसको क्या मान लो, इसको Q2 मान लो। तो यहाँ पे अब F2 किसकी इक्वल आएगी, दैट विल बी k q1 q2 अपॉन आर स्केयर। अब वैल्यूज पुट करो, k एज इट इज Q1 की जगह पे q आ गया और Q2 की जगह पे 3q आ गया, और नीचे आर स्केयर की जगह पे b स्केयर आ जाएगा। तो F2 हमारे पास कितनी निकल आई, 3k क्यू स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने इक्वेट कर लेना है। तो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 2k क्यू स्केयर अपॉन ए स्केयर, यहाँ पे आर स्केयर नहीं है, ए स्केयर होगा, इक्वल टू 3k क्यू स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो के से कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्केयर से कैंसिल होगा, तो भाई ये 3 नीचे भेजो और ए को इधर भेजो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ए स्केयर अपॉन बी स्केयर विल बी इक्वल टू 2/3, और ए अपॉन बी निकालना था तो वो स्केयर रूट 2/3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नस्ट में काफी दफा क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे यस और नो लिख के, फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, फुल क्लियर हुआ। जब भी रेशियो निकालनी हो तो आप दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, जब भी आप लोगों को निकालना हो तो आप लोग दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ। अब ये बहुत ही मजे के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ रखे हैं। देखो जी, हमारे पास दो चार्जेस के दरम्यान में फोर्स 20 न्यूटन है, फिर वो कह रहा है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट इज प्रेजेंट बिटवीन देम इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव। हमें पता है कि अगर तो हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे कूलम फोर्स कम होगी, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया जा रहा है, तो पहले 20 थी ना, 20 × 2 कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वेरी वेल डन। तो भाई यहाँ पे देखो ना, एप्सिलॉन आर किसकी इक्वल होता है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी फोर्सेस दी हुई हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 दी हुई है, एफ वैक्यूम आप लोगों को 20 दिया हुआ है, एफ मीडियम आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया हुआ है ये। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे, इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव कीपिंग द ऑल पेरीमीटर सेम व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो यही हमारे पास बनेगा। तो हम लोगों ने क्या निकालनी है, एफ वैक्यूम निकालनी है। अच्छा, एफ मीडियम दी हुई थी, एफ मीडियम दी हुई थी, नॉट एफ वैक्यूम, एफ मीडियम दी हुई थी। कैसे, ये देखो ना, एफ वैक्यूम फाइंड आउट करनी है कैसे, 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, मतलब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है, तो एफ मीडियम दी हुई है ना 20 हमारे पास, और एफ वैक्यूम निकालनी है। तो एफ वैक्यूम कैसे निकाल सकते हैं, 20 × 2 दैट विल बी 40। सारे स्टूडेंट मुझे अब यस और नो लिख के एक दफा बताएं फुल क्लियर हुआ या नहीं।
सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है, शाबाश। अच्छा जी, ये बहुत दफा यूज होगा ना रिलेशन, पहले भी बहुत दफा बताया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे भी, डिस्टेंस पे भी, मीडियम ऑफ चार्जेस, और ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना एफ अपॉन क्यू। तो क्या चार्ज की मैग्नीट्यूड पे कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मीडियम, बिल्कुल मीडियम पे भी कर रहा होता है। सो दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज विल बी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। अब हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पे होगा? अच्छा, अब यहां से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे पास फ्लक्स है उसके रिलेशन में आता है ई ए कोसाइन ऑफ थीटा। तो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, मुझे सारे स्टूडेंट बताएंगे हाफ किसे बोलते हैं? सारे स्टूडेंट बताएं, मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताना चाहता हूँ बात। हाफ किसको बोलते हैं? 1/2 को। अच्छा, 90 क्यों कह रहे हो अल्लाह के बंदे? कोई यूसुफ यूसुफ बिलाल, अल्लाह के बंदे 90 हाफ होता है? एक बंदा 60 कह रहा है। आप तो अनगाइडेड मिसाइल बने पड़े हो, मेरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है, मुझसे मुझे आगे आने वाले भी क्वेश्चंस के आंसर का पता है। तो आप प्लीज मुझे इसका आंसर ना बताओ, जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताओ। अमीना कह रही है जी 180। अल्लाह के बंदो, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रही। हाफ किसे कहते हैं? सारे बच्चे मुझे बताएं, हाफ किसे कहते हैं? 90/2 को हाफ कहते हैं। नई बात सुन लो जी, 90/2 को हाफ कहते हैं। अल्लाह के बंदे, हाफ कहते हैं 1/2 को। 1 बाई, जी सारे बच्चे सही बता रहे हो। 1/2 को हाफ कहते हैं ना। अब मेरी बात सुनो। तो भाई आपको शॉर्टकट बता रहा हूं अल्लाह के बंदो, आप लोग इसको सीखो। ठीक है, ड्राइव बाद में इसको कैलकुलेशन करना। ये तो देखो ना, तो जब भी वो हाफ का वर्ड बोलेगा ना, तो आपको पता है कोसाइन किस पे हाफ देता है? आपको पता है कोसाइन 0 पे 1 देता है, और कोसाइन 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है, जो कि 0.866 के इक्वल होता है। और कोसाइन जो 45 है ये 1/√2 के इक्वल होता है। और जो कोसाइन 60 है इस पे 1/2 देता है ना, इस पे 1/2 देता है। तो वो हाफ पूछ रहा है, और किसका? फ्लक्स का। और फ्लक्स में तो कोसाइन यूज हुआ होता है। तो किस पे होगा? जब एंगल 60 डिग्री होगा। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये शॉर्टकट है। एक इसी तरह का एमसीक्यूज एनईटी ने एक और दफा भी पूछा हुआ था। उसने पूछा था व्हेन विल बी फ्लक्स स्क्वायर रूट 3/2 बाई इट्स मैक्सिमम। यानी 3/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल बनेगा 30 डिग्री का। सारे स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फुल क्लियर हुआ, वेरी वेल डन। तो ऐसे सारी चीजों को साथ लेके चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिव्स द यूनिट ऑफ। ये किसका यूनिट देगा? आई गेस तो चार्ज का देगा। जरा कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं। आई गेस तो चार्ज का होगा। कैसे? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। यूनिट में बात हो रही है ना, तो मैं यूनिट ही लिखूंगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हुआ, बटे का बटा ऊपर गया, न्यूमिरेटर के नीचे जो डी नोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिरेटर में चला जाता है। तो कूलम आया, और कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। फुल बताएं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो लिख के बताएंगे। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब फोटोकॉपियर द ड्रम इज गिवन डैश चार्ज। तो ये आप लोगों की जस्ट बुक लाइन है। जो ड्रम होता है इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और जो टोनर होता है इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बुक लाइन है, बुक लाइन। बुक पे लिख रखा है ये वाला। ठीक है, कि जो ड्रम होता है उसको पॉजिटिव, और जो टोनर होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि जब वो नोजल में से निकलती हैं पूरी इंक्स वगैरह, तो वहां पे रबिंग की वजह से वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अच्छा, वो देखो दोबारा चीज आ गई है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होगा। अब इसका मुझे बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी एंगल 30 डिग्री। सारे बच्चे बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फुल मजा आ रहा है अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब एक प्रॉपर फ्लो बन रहा है, प्रॉपर एक फ्लो बन रहा है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया इज बिकम ऑफ। कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? जरा आप लोग देखें तो। क्यों ना, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ये ई ए कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। बिल्कुल होता है। ये ए साइन थीटा तो नहीं होगा। तो ए साइन थीटा ओनली होता है? नहीं। तो यहां पे ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है। यहां पे होना चाहिए बोथ ए एंड सी।
तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ए साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है जब 90 का ऑड मल्टीपल आ जाए तो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये ए कोसाइन और आगे ये थीटा एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास बोथ ए एंड सी राइट ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब ये नहीं मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बी चेंज करवा रहा हूँ, ये एक्चुअल में प्रिंट मिस्टेक है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, जो आप लोगों को टेस्ट वगैरह दिया जाएगा उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया। आप लोग जानते हैं अगर तो 90 का ऑड मल्टीपल हो बाहर वाला फंक्शन चेंज हो जाता है, अगर इवन मल्टीपल है तो बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे 90 माइनस, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे पाई/2 यानी 90 है, 90 में से कोई माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में हमारे पास साइन और उसका रेसिप्रोकल को सीकंड पॉजिटिव, और तीसरे के अंदर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉज और सीकंड पॉजिटिव होते हैं। तो ये आप लोग सारे स्टूडेंट जानते ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये किस पे डिपेंड नहीं करता जो फ्लक्स होता है हमारे पास? तो याद रखना है, फ्लक्स चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स के लिए आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ये जो क्लोज सरफेस है ये एनी क्लोज सरफेस होनी चाहिए, एनी क्लोज सरफेस। मैं दोबारा आपको बताता हूं, आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलर जितनी लाइंस पास करेंगी उतना फ्लक्स होगा। जैसे इसका फ्लक्स कितना होगा, 4 होगा। लेकिन ये जो हमारे पास सरफेस होगी, ये सरफेस हमारे पास कौन सी होगी? एनी क्लोज सरफेस। एनी क्लोज सरफेस यानी इसकी शेप कोई भी हो जाए, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, स्क्वायर शेप है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स हमारे पास सेम होता है। तो इसलिए शेप पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, और E2 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का। देन हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी ठीक है? तो बहुत ही इजी सा इसने क्वेश्चन पूछा, रिलेशंस के अंदर हमें चेक कर रहा है कि हमें रिलेशंस आते या नहीं आते। ये तो मैं बार बार आप लोगों को बताता आया हूं कि एक ई का रिलेशन होता है हमारे पास टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक इनफाइनाइट शीट के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मान लो, इनफाइनाइट वाले को हम क्या मानेंगे? E1, उसने खुद बोला हुआ है। तो इनफाइनाइट वाले को मैंने E1 मान लिया और ऑपोजिटली वाले को E2 मान लिया। तो सारे बच्चे यहां पे नोटिस करेंगे एक चीज को, क्या आप लोगों को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या ये E2 के इक्वल नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2 अपॉन 2? तो ये देखो कहां पे आपको नजर आ रहा है, E1 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हाफ E2। तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख दिया, ऑप्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए में यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ गया। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फुल क्लियर है सबको जी? बिस्मा बतूल बिल्कुल ठीक है, और मोहम्मद अब्दुल्ला खान को भी, फिर अब्दुल्ला को भी हो गया क्लियर, और सिदरा हुसैन को भी क्लियर हो गया। और बताएं जी, फैसल याकूब को भी, अहमद को भी, इज़ा को भी, सायरा मजहर को भी, यूसुफ बिलाल को भी, गजल को भी, और हारिस को भी, ईमान को भी, जैनब, समिया, खतीजा, सबको क्लियर हो गया। वेरी वेल, हैट्स ऑफ, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज पैरेलल प्लेट विल बी, यानी दो सिमिलर और पैरेलल प्लेट के दो पैरेलल प्लेट हों तो इनके दरमियान में कितना होगा? दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, भाई सिमिलर के दरमियान में तो जीरो होगा। अगर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट के लिए, ये पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो भाई अगर ये देखो ना, इधर देखो, दो पॉजिटिव, इधर भी 3 पॉजिटिव, यानी तो यहाँ पे लाइंस इधर को भी गई, इधर को भी गई, तो यहाँ पे नेट फील्ड तो जीरो होगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद है, अ डाइपोल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर विल बी। अब सेंटर पे पड़ा हुआ है ना सारा डाइपोल, सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो ऑलवेज याद रखना है, अगर डाइपोल पूरे का पूरा सेंटर पे पड़ा हुआ है तो याद रख लो, यहां पे इस जगह पे अगर डाइपोल पड़ा है तो पूरे स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ये आप लोगों ने गॉसेस लॉ का पहला एप्लीकेशन भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर विल बी जीरो। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। हाँ, अगर वो आपसे पूछे ना, दो चीजें मेरी याद रख लो, अगर आपसे कहता है एक स्फीयर है और उसके सेंटर पे चार्ज पड़ा है, और आपसे पूछे कि सेंटर के ऊपर ही, सेंटर के ऊपर ई कितनी होगी, तो याद रख लो सेंटर पे ई नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं एट सरफेस ऑफ स्फीयर,
यानी सरफेस ऑफ स्फीयर पे हमारे पास सरफेस ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो याद रख लो वो हमारे पास जीरो होगी। आई रिपीट, अगर तो आपको वो बोले कि सेंटर पे चार्ज पड़ा है और स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यानी चार्ज किधर पड़ा हुआ है, सेंटर पे, और आपसे पूछ किधर रहा है, वो स्फीयर पे पूछ रहा है, सरफेस पे पूछ रहा है, तो याद रख लो सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, लेकिन जिधर चार्ज पड़ा है ना उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, उधर नॉन जीरो होगी। सारे स्टूडेंट बताएं आपको फुल क्लियर हुआ? जी यूसुफ बिलाल जरा मुझे आप जरा इसकी करेक्ट कर दें, बच्चे बात पूरी नहीं सुनते हैं, यकीन कर लें, यकीन कर लें। आप पूरी बात नहीं सुनते, आप बात को फॉलो नहीं करते कुछ बच्चे। यानी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 to 2% बच्चों की, 98% बच्चे बिल्कुल सही फ्लो में जा रहे हैं। अभी मैं बात पूरी नहीं कर रहा होता तो एक दो बच्चे कह देते हैं सर ऐसे नहीं, सर ये क्या वो क्या। ठीक है ना, तो अब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो इस तरह आपको नहीं ना समझ आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने एक चीज बताई थी, एक बच्चा कह रहा है सर ये तो रॉन्ग है, सर ऐसा नहीं होगा। तो भाई आप मेरी पूरी बात सुनोगे तो आपको समझ आएगी ना। अब सुन लो, अब इसकी रीजन भी सुन लो, ठीक है जज्बाती बच्चे। आप जरा आराम सुकून से बैठा करो, इधर देखो, अब यहाँ पे पूरा हमारे पास एक स्फीयर है, तो इधर सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो जिधर चार्ज पड़ा है लाइंस भी तो उधर ही निकलेंगी ना, इधर की लाइंस निकलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, बोर्ड पे आओ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इधर आओ, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो, एक बड़ा सा हमारे पास स्फीयर है, अब स्फीयर भी आपको बना के दिखा दें कोई एक अच्छा सा स्फीयर, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस स्फीयर को बना लेते हैं। अब ये हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है, और इस स्फीयर के ना सेंटर पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, ये देखो अब ध्यान से, ठीक है। सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है, चार्ज पड़ा हुआ है। अब ध्यान देना, अभी मैसेज करना छोड़ दो, ठीक है, सेंटर पे चार्ज पड़ा है। अब सेंटर पे चार्ज पड़ा है ना, तो लाइंस भी इधर को निकल रही हैं, ठीक है, इधर को। अब जिधर लाइंस निकल रही हैं उधर ही हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स होगा, बिल्कुल इधर फ्लक्स होगा, आगे मैंने टिक लगा दी होगा। भाई फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस, तो यहाँ पे लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स होगा। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, डेफिनेटली होगी, ये देखो लाइंस की इंटेंसिटी मौजूद है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस पूरी सरफेस के ऊपर, तो भाई सरफेस पे तो कोई चार्ज ही नहीं पड़ा हुआ। सरफेस पे जब चार्ज ही नहीं पड़ा हुआ तो यहाँ पे लाइंस भी नहीं होंगी, तो हम सरफेस पे क्या बोलेंगे, नो चार्ज। कोई चार्ज आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो नो चार्ज। अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होगी, जीरो होगी। क्या एरिया जीरो होगा, एरिया शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज if flux is going to be zero, you know that flux is equal to E dot A, that is equal to zero. It means either E is equal to zero or A is equal to zero, and you know that area can never be having a value that is equal to zero. So electric field intensity may be equal to zero. So अब मुझे बताएं क्या सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं कि अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ ना, तो सेंटर पे ही सारी चीजें होंगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जीरो होगी, याद रख लो, ठीक है। अब हो गया क्लियर, तो ऐसे पूरी बात आप लोग सुना करें, उसके बाद आप लोग कोई कमेंट किया करें, बताया करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाएं, अगर यही चार्ज, अच्छा अच्छा, अगर ये पूरा चार्ज मैं कह दूं इसके ना सरफेस पे पड़ा हुआ है, सफियर के सरफेस पे पड़ा है, तो अब सेंटर पे ई जीरो होगी, और सफियर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, छोटी छोटी बातें होती हैं। इसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, एक चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल एक्सरे पे चार्ज होता है, नो न्यूट्रॉन्स पे होता है, नो गैमा रेज पे, नो सिर्फ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स को ये सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकती हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ये हमारे पास अल्फा रेज क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनका मास होता है 4 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन या 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन, और इनका चार्ज होता है 2 टाइम ऑफ प्रोटॉन। याद रख लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो भी हमारे पास इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, दैट इज 9.31 इंटू 10⁻31 kg, या इसको लिखा जाता है 0.00055 AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। इसी तरह अगर मैं प्रोटॉन के मैस की बात करूं, तो प्रोटॉन का मैस होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। इसी तरह अगर मैं न्यूट्रॉन के मैस की बात करूं, तो न्यूट्रॉन को होता है 1.6750 इंटू 10⁻27 kg। तो याद रख लो, -27 kg न्यूट्रॉन में भी, प्रोटॉन में भी, लेकिन इधर 50 और इधर 26। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज लीविंग अ चार्ज spherical conductor, what is the angle between the sphere and the electric lines of force? अब दोबारा पढ़ते हैं,
एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज लीविंग अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस उसको क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बहुत इजी है, यानी कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसमें से लाइंस बाहर को निकल रही हैं, तो बताएं इसका एंगल कितना बनेगा। तो यहाँ पे सफियर पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और एंगल मुझे बताएं कितना बन रहा है सारे स्टूडेंट, 90 डिग्री का। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन, बिल्कुल। ये नबरीहा ने इस तरह करके कुछ नाम है, और साजिद, इन दो स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इसके बाद नेक्स्ट है, अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आए मेटल क्यूब के पास, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, जरा सोच समझ के आप लोगों ने देखना है। क्या क्यूब बिकम्स नेगेटिव चार्ज, नहीं, बिल्कुल जरूरी तो नहीं है, मेटल के मेटल नेगेटिव थोड़ी बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव भी होंगे तो ये नहीं हो सकता। मेटल क्यूब बिकम पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल, ये इस पे आप लोग सोच सकते हैं, जरा सोचें। उसके बाद इंटीरियर रिमेन चार्ज फ्री एंड द सरफेस गेट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो याद रखना आप लोगों ने कैसे, अगर आप लोग एक पूरा मेटल क्यूब है, इसके करीब एक चार्ज को लेके आते हैं, और ये चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, ये चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था, ध्यान से सुनते जाएं। इस पॉजिटिव चार्ज को आप इसके करीब लेके आए, तो इससे हुआ क्या, अब मेटल जो क्यूब है ना, इसके दरमियान में जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, सारे का सारा चार्ज किधर होता है, सरफेस पे, और ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। आपको अगर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं ना पता है, तो ये अब याद रख लो कि जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को किसी मेटल क्यूब के पास लेके आओगे, तो दरमियान में, मेटल के दरमियान में चार्ज फ्री रीजन बनेगा, चार्ज फ्री रीजन। और याद रख लो, मेटल की सारे का सारा चार्ज होता ही सरफेस पे है, वो चार्ज फ्री होता है, इनसाइड इट इज चार्ज फ्री। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा ऑप्शन, नॉट सी ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, यानी वो किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो होलो चार्ज स्फीयर है ना, तो होलो चार्ज स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है, सारे का सारा चार्ज किधर पड़ा होता है, सरफेस पे पड़ा होता है, तो इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इंटीरियर पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ये हम क्यों कह रहे हैं होलो चार्ज स्फीयर, उसने क्या बोल के बताया हुआ कि सारा चार्ज सरफेस पे पड़ा है, तो ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी खुद याद रख लेनी है। आपके सिलेबस में जो उन्होंने होलो चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, तो उस होलो चार्ज का कॉन्सेप्ट इसी तरह है कि होलो चार्ज के ऊपर सारे का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पे पड़ा, भाई अंदर से तो खाली पड़ा हुआ है ना, अब खाली है तो वहां पे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसलिए सारे का सारा चार्ज किधर पड़ा हुआ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है। उसके अंदर चार्ज कहाँ पे पड़ा होगा, कहीं पे भी नहीं, कोई वहां पे एक मीडियम ही नहीं है जहां पे चार्ज पड़ा हो, अंदर से तो खाली है, सारे का सारा चार्ज किधर होगा, सरफेस पे होगा। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, होलो चार्ज स्फीयर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे नहीं होगी, ये डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो सेंटर पे होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पिच बॉल इट चार्ज इज, अब जितने भी आप लोग चार इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ठीक है, तो वो आप लोग निकाल सकते हो उसका चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई क्यू इज इक्वल टू एन ई, इस रिलेशन से, चाहे वो 1 मिलियन कह दे, 10 मिलियन कह दे, कुछ भी कह दे, आप लोगों को पता ही है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकालना है, इट्स चार्ज, तो टोटल क्यू चार्ज निकालना है। तो एन हमारे पास कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 10⁻6, 1 मिलियन को 10⁻6 लिखा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन गया, बीटा ऑप्शन। वेरी वेल डन, सारे स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल ठीक बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the work is carrying a unit positive charge from one point to other in electric field but keeping charge in equilibrium, that is called। अब यहाँ पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन हमारे पास आ जाती हैं, याद रख लो। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क इज कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जरा इधर आप लोग आए। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों ने ये दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस।
एक आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस नहीं बच्चों को पता होता है, स्टूडेंट्स को ना इनके दरमियान में यूजुअली ना डिफरेंस का नहीं पता होता। तो आज के बाद आप लोगों ने ये डिफरेंस याद रख लेना है। याद रखो, हमारे पास एक कोई बड़ा सा चार्ज पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से लाइंस बाहर को निकल रही हैं, तो ये पूरा इसका क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा। तो ये पूरे का पूरा इसका एक फील्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एक आपके पास कोई चार्ज पड़ा हुआ है जिसको मैं कह लेता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहां से ना ए पॉइंट से उठा के लेके किधर आते हैं, बी पॉइंट पे। So you will say what? You will say that we have applied a force on that unit positive charge to bring it from A point to B point. But remember that that A point is where? That is from out of the field. ये हमारे पास out of the field है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। यानी किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से उठा के किधर लेके आते हो, फील्ड के अंदर, ये बी पॉइंट किधर है, फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है, बिल्कुल वर्क करना पड़ता है। आप इस चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगाते हो, और इसने पूरा यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो मतलब आपने चार्ज पे फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप लोगों ने चार्ज पे वर्क डन किया। लेकिन अब ये वर्क डन वेस्ट नहीं होगा, ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह अगर आपके पास ये पूरा एक चार्ज पड़ा हुआ है और इसकी ये पूरी फील्ड बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट्स में इमेजिन कर लेता हूँ, जैसे ए पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और बी पॉइंट भी यहाँ पे पड़ा है। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों पॉइंट्स ए और बी फील्ड के अंदर है। तो आप इस ए पॉइंट से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के बी पे लेके आए हो, तो अभी इस चार्ज को मूव करवाने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स, एंड दैट चार्ज कवर सम डिस्टेंस। सो यू विल से कि यू हैव डन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो आप लोगों का वर्क डन होगा, ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सारे स्टूडेंट अब मुझे बताएंगे यहाँ पे, क्या ये दोनों कंसेप्ट आपको फुल क्लियर हुए? मैं एक दफा दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के फील्ड के अंदर लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट फील्ड के अंदर भी लेके आते हो तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के फील्ड के अंदर लेके आते हो ना, तो तब वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आप फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हो तो तब जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज द मेन डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये बैटरी की ईएमएफ होती है, दैट इज ईएमएफ ऑफ बैटरी। यानी हमारे पास जो ईएमएफ ऑफ बैटरी होती है दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, एक तरफ 20 वोल्ट है और दूसरी तरफ 0 वोल्ट होता है जब बैटरी को लेके आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन फील्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 7 नैनो कूलम चार्ज, दैट इज सेंटीमीटर फ्रॉम 20 नैनो कूलम चार्ज। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ना यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो मिसिंग है, लेकिन याद रख लो यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 नैनो कूलम चार्ज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकालना है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर। ये हमारे पास इसका रिलेशन होता है, याद रख लो। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, के की जगह पे पुट किया 9 × 10⁻⁹, आगे Q1 की जगह मैंने पुट कर लिया 7 × 10⁻⁹ और आगे दूसरा जो चार्ज था दैट वाज 20 × 10⁻⁹, और नीचे आर डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.02, 2 सेंटीमीटर है ना, इसको लिख सकता हूँ 0.2 मीटर। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये हमारे पास 10 टू रेज देख लें, ये हमारे पास -18 में बन रहा है, और -18 करेंगे तो 9 के करीब करीब कुछ हमारे पास बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा ×10 टू रेज। अब इसको भी ख़त्म करते हैं, ये हमारे पास कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे ऊपर कितनी पावर है, ये -9 और -9 -18 बना, और +9 का, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या बना, ऊपर बनेगा हमारे पास -9।
और यहाँ पे ये हमारे पास कितना बना, दैट इज 10 रेज 2। अब 10 रेज 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हमारे पास 10 रेज 2 ऊपर आ गया, तो ये 10 रेज -7 टोटल हमारे पास पावर बनेगी। ठीक है, अब -7 के करीब बनी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 है, इसको आप करें 2 10 × 20। अब 10 को 90 और 90 को 7 से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 10 को 9 से करें, हमारे पास 90 आ गया। अब 90 को आप लोगों ने 7 से करना है, तो ये हमारे पास 630 के करीब आता है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज 630 इंटू 10 रेज -7। अब यहाँ पे पॉइंट पड़ा है, इसको मैं 1 2 यानी 6.3 करता हूँ, तो +2 आएगा, वो इसमें से कम करके तो -5 के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी वेल। बहुत ही इजी लेवल का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक दफा करवा देता हूँ, बहुत इजी। सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे दोबारा देखें, हमारे पास उसने क्या पूछा हुआ था कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, AQ1 चार्ज जो आपके पास गिवन था, दैट वाज 7 नैनो कूलम। और जो Q2 आपके पास चार्ज था, दैट वाज इक्वल टू 20 नैनो कूलम। और जो डिस्टेंस आपके पास गिवन था ना, वो 2 सेंटीमीटर का था। आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसका हमारे पास रिलेशन क्या होता है? इसका रिलेशन होता है KQ1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। K की जगह पे मैंने पुट किया 9 × 10 रेज 9, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद Q1 की जगह पे मैंने पुट किया 7 × 10 रेज -9, बिकॉज यहाँ पे नैनो कूलम है तो इसकी जगह पे माइनस आएगा। और Q2 की जगह पे मैंने पुट किया 20 × 10 रेज -9। और उसके बाद जो नीचे डिस्टेंस है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम 0.02। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ना 10 रेज पावर इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये 10 रेज -9 और -9, तो ये टोटल कितना बन गया, 10 रेज -18। इसके बाद ये हमारे पास 10 रेज 9 है, इसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? सारे स्टूडेंट बताएं, क्या 10 रेज -9 ही रिजल्ट निकलेगा ऊपर? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें, ऊपर हमारे पास रिजल्ट कितना बन गया, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज -9। और अब नीचे 0.2 है, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 100। अब 100 ये जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर में चला गया, तो न्यूमिनेटर में ये क्या जाएगा, 10 रेज 2 जाएगा। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 2 करवा लो। तो इन दोनों को जब आप आपस में इंटरेक्ट करवाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, दैट विल बी 10 रेज -7। तो अब दोनों, ऊपर को भी देख लो और नीचे दोनों जो मैंने सॉल्व किया ना, तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट निकला 10 रेज -7। तो यहाँ पे एक बड़ा सा करके मैं लिख लेता हूँ 10 रेज -7। ये तो आंसर आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 10 × 20, अब 10 बचा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 90, 90 को 7 से करवाओ तो 630। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया, 630 इंटू 10 रेज -7। अब यहाँ पे देखो पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, पॉइंट पहले 0 से एक स्टेप और इधर 2 स्टेप, तो 6.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज -7 था ना, और ये प्लस का 2 आएगा जब 2 स्टेप इधर हम गए हैं, तो यहाँ पे ये -5 आ जाएगा। सो हमारे पास अब राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। अब मुझे सारे स्टूडेंट बताएं क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है ना, KQ/R। क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लोगों ने रिलेशन ही पढ़ा हुआ, KQ/R? और एक होता है KQ1 Q2/R। ये रिलेशन याद रख लो, पहले नहीं पढ़ा हुआ तो अब याद रख लो ना। आपके सिलेबस में कई चीजें नहीं है, तो नस्ट के अंदर ई कैट में, MD कैट में जो चीजें आती हैं वो आपके कई सिलेबस में नहीं है। हमदान जी बताएं मुझे, आप कौन सा कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं करवा रहा, बताएं शाबाश। तो यहाँ पे ये MCQs का मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन करवा दी। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हो गया? आरिफ बताएं कहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ आपको? बाकी सबको क्लियर हो गया, दो स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ, मुझे बताएं शाबाश। फुल क्लियर हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स? कि हमारे पास दो ऑपोजिटली मेटल प्लेट्स हैं, उनके बारे में क्या क्या चीज ठीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिटवीन प्लेट, बिल्कुल वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो मेटल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी। फिर है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस विद प्लेट इज कांस्टेंट बिटवीन प्लेट, ये भी बिल्कुल सेम होता है। E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, ये भी सेम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट मिड पॉइंट ऑफ प्लेट्स, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, तो याद रख लो दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के बारे में ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं।
तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट को बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे देखें E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब भी आप लोगों ने किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज को देखना है और वो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज आएगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का वर्ड दूसरा स्लोप के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर चेंज आ रहा है तो उसे ग्रेडियंट बोला जाता है। जैसे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि आप पोटेंशियल में चेंज आता है डिस्टेंस के लिहाज से, बिल्कुल आता है। जैसे कि ये चार्ज है, उसकी ये लाइंस ऐसे बाहर को निकल रही हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस ए पॉइंट के ऊपर बात करूं ना, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा और पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर मैं इस पॉइंट बी पे बात करूं तो बी पॉइंट आपको पता है इस पूरे चार्ज से दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा और पोटेंशियल भी कम है। तो मीन्स टू से कि जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाता है और हमारे पास पोटेंशियल भी कम होता है। सो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल मे बी चेंज by changing distance, by increasing distance potential will be decrease, क्योंकि potential और distance आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अब देखो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर किसके इक्वल आ रहा है, ये E के इक्वल आ रहा है, और E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो हमारे पास क्या ये सेम रहे, क्या डबल होगा या हाफ होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज डबल, यानी पोटेंशियल को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और उसके बाद जो डिस्टेंस था उसको हाफ कर दिया गया यानी R/2 कर दिया गया। तो ये जो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर में गया, तो ये 2 टाइम इंटू 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम, 4 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वेरी वेल डन, काफी ने बिल्कुल ठीक बता दिया, वेरी वेल डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज 10 न्यूटन पर कूलम द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी। तो डेफिनेटली अगर 10 न्यूटन पर कूलम का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो ये -10 वोल्ट पर मीटर होगा। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 10 न्यूटन पर कूलम आ रही, तो इसके जो जो भी वैल्यू आ रही है उसके साथ नेगेटिव लगा दोगे तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। यानी ई की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर पूछ रहा है, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो सेम उसी के इक्वल आएगा ना, क्योंकि ये देखो ना E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। इसका मतलब क्या है कि ये जो E है ये इस पूरी वैल्यू के इक्वल आ रहा है, यानी जितनी E की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल E की वैल्यू 20 है, तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू भी कितनी होगी, 20 होगी, लेकिन साथ में माइनस आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम। तो वो पूछ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब ये पोटेंशियल हमेशा कम ही क्यों होगा, इसका यहाँ पे मैं आपको रीजन बताना चाहता हूँ। ये नेगेटिव साइन को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास है ना E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पूरी टर्म का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल हमेशा चेंज होगा, यानी डेल्टा V होगा। कैसे, जब डिस्टेंस चेंज होगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताई थी, एक चार्ज है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा लेकिन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर नियरर टू द चार्ज हम बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे कम है और पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा होगा। अगर मैं इसको ग्राफ की मदद से प्लॉट करना चाहूँ तो ग्राफ की मदद से इसको मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ, इसके बारे में दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि ग्राफ के अंदर ना ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास आएगा, कि जितना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा। एक तो ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे और डिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। दूसरा, आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास ये नेगेटिव क्यों आता है। अब नेगेटिव आने की रीजन ये होती है कि पोटेंशियल हमेशा
कम होगा। एरो डाउन का मतलब क्या है, डिक्रीज होगा। क्यों? जब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल को वैल्यूज को ग्रेड करना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो चेक कर सकते हो पोटेंशियल 30 से 0 पे ड्रॉप हो रहा है और डिस्टेंस इधर को बढ़ रहा है। जैसे डिस्टेंस को ऐसे बढ़ा लो, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। सो यू कैन चेक कि अगर डिस्टेंस 20 पे पहुंचा ना, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो वी आप लोगों का 0 हुआ पड़ा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर आप बात करते हो तो पोटेंशियल आपका कितना हुआ है, 30 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो डी आपका 0 है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा, और जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि आप पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो। कभी पोटेंशियल आपका 30 हो रहा है, कभी आपका पोटेंशियल 0 हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, बाय चेंजिंग डिस्टेंस। तो जब भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो और ये नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, कि पोटेंशियल हमेशा कम होगा जब डिस्टेंस को ज्यादा किया जाएगा। आई गेस के आई हैव एक्सप्लेन ऑल अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको अब आप लोग देखें, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, मैंने आपको बताया था जब भी एनर्जी की वैल्यू पूछेगा तो ये रिलेशन यूज करना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Q V के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखें क्या सारी वैल्यूज गिवन है, बिल्कुल Q की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 5। लेकिन यहाँ पे V की वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे V की वैल्यू निकालेंगे, और V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला रिलेशन, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E मल्टीप्लाई बाई आर। तो E की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन पर कूलम, और R डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी निकल आएगी, दैट विल बी 50। अब ये V की वैल्यू इधर पुट करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास हमने पुट कर दिया, दैट विल बी 50। तो टोटल कितनी निकल आएगी, दैट विल बी 250 जूल। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन, दो रिलेशन यूज हुए हैं, ध्यान देंगे तो फुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल ये देखेंगे ना, अगर बिल्कुल ये देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसे हुआ ये सारा, तो आप लोग एंड पे जागेंगे, तो साथ साथ एक्टिव होके बैठेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी। एक्टिव होके बैठेंगे तो चीज़ों की समझ आएगी, अगर एक्टिव होके नहीं बैठेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो साथ साथ देखिए इसमें अब कौन सी रॉकेट साइंस है, कल बताया था, एक तो क्लास मिस ना किया करें, कि जब भी एनर्जी निकालनी है ना तो आप लोगों ने ये रिलेशन यूज करना है। सारे स्टूडेंट यस और नो में लिख के बताएंगे, क्या ये वाला रिलेशन कल बताया था कि जब भी कोई एनर्जी निकालनी है तो ये रिलेशन यूज करना है। तो देखिए एनर्जी के लिए यही मैंने यूज किया है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्यू गिवन था, वी नहीं गिवन था, तो वी हमने किस रिलेशन से निकाल लिया, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले रिलेशन से निकाल लिया। ई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है, और यहाँ से डेल्टा वी को हमने साइड पे कर लिया, और डेल्टा वी कितना आया, 50, 50 इधर पुट किया, दैट विल बी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड ऑपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, q चार्ज है उनके ऊपर है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 2d। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, तो याद रख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मिड पॉइंट विल बी जीरो, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो दोनों की मैग्नीट्यूड है वो क्यू है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 2d। तो सेंटर में तो पोटेंशियल हमारे पास जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान में नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो, क्योंकि ऑपोजिट साइन है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो होगी, बिल्कुल ये भी ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एट मिड पॉइंट इज नॉट जीरो, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉन जीरो होगा। तो ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द ग्राफ विच करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन ई वी विद रिस्पेक्ट टू आर। अब आपको पता ही है कि पोटेंशियल हमेशा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कम होता है ना, और इन्वर्सली हैं ये दोनों, पोटेंशियल और डिस्टेंस इन्वर्सली है, और इन्वर्सली का ग्राफ डेल्टा ऑप्शन होता है, ये डायरेक्टली का ग्राफ होता है, और ये हमारे पास अनयूजुअल होता है, और ये हमारे पास कांस्टेंट का ग्राफ होता है, और ये हमारे पास इन्वर्सली का ग्राफ होता है। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज डबल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल कर दिया गया, और डिस्टेंस इज हाफ, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड हमारे पास कितना होगा, तो सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकालेंगे, जब डिस्टेंस का जिक्र आ गया है। तो यहाँ पे देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं इसका सी भी तो हो सकता है, तो सी ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कांस्टेंट का ग्राफ होता है, तो ये वाला हमारे पास इन्वर्सली का ग्राफ ही नहीं होता। तो मेरे भाई मुझे बता दो, अगर ये वाला इन्वर्सली का ग्राफ ही नहीं है तो यहाँ पे सी को कैसे टिक लगाएं, बताएं मुझे शाबाश। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऑप्शन इसका राइट बनेगा, जो कि इन्वर्सली का ग्राफ है। सारे स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारे स्टूडेंट बताएंगे शाबाश। क्या ये ग्राफ वाला फुल क्लियर हुआ, ग्राफ वाला क्या सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? वेरी वेल डन। आसिम आप बताएंगे कहां पे, और मुआज, आसिम अजान और मुआज बताएंगे शाबाश। दोबारा सुने, अगर तो हमारे पास दो चीजें, ये उसने किस किस के दरमियान में ग्राफ पूछा हुआ आप लोग पता नहीं। अब आप लोग ना एक्टिव होकर नहीं बैठे हुए, यहां पे देखो ना उसने स्टेटमेंट सिंपल सी क्या दी हुई है, विच करेक्टली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी और आर। अब मुझे बताओ वी और आर में क्या रिलेशन होता है। अभी ऊपर इतना खप खप के इतनी हमने बहस की है कि पोटेंशियल कम होगा जब डिस्टेंस ज्यादा है, तो अभी हमने यही कंक्लूजन निकाला था ना कि पोटेंशियल और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई अगर ये दोनों इनवर्स रिलेशन के अंदर हैं तो हमारे पास इनवर्सली का ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेल्टा ऑप्शन वाला होता है, यानी ये वाला हमारे पास इनवर्स का होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट का होता है, ये हमारे पास अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल बिहेवियर जैसे हमारे पास ओमिक और नॉन ओमिक होते हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट चीजों का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट क्या बनेगा, एग्जैक्ट हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा इनवर्स वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग देखें, अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल किया गया और डिस्टेंस को हाफ किया गया। अब इस पे फोकस करें, इस पे फोकस करें, ठीक है, ध्यान दे लें। तो यहां पे देखें, अब डिस्टेंस को हाफ किया गया और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को डबल किया गया। तो ये देखें E इज इक्वल टू, चार्ज को मैंने 2 कर दिया तो ये 2 k क्यू अपॉन, डिस्टेंस को हाफ किया तो ये आर स्क्र बाई 4 हो गया, तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमारे पास हो जाएगी, 8 टाइम। तो पहले उसने क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली 8 टाइम होगा, और 8 है ही किसी में, तो वैसे भी अब पता चल गया कि हमारे पास सी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन मैं पोटेंशियल भी निकाल के दिखाना चाहता हूँ। पोटेंशियल होता है k Q/R। अब चार्ज को डबल करो, चार्ज को डबल किया तो ऊपर 2 k Q बना, और नीचे R/2, तो बाई 2 ये ऊपर गया तो कितना बन गया, 4 टाइम ऑफ, और आगे वो सेम आ गया। तो 4 टाइम पोटेंशियल और 8 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला रिलेशन क्यों यूज किया, क्योंकि डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, और पोटेंशियल का ये वाला रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट द एनर्जी गेन। अभी आप लोगों ने खुद करना है, यहाँ पे रिलेशन कौन सा यूज करेंगे एनर्जी के लिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और W इज इक्वल टू क्यू वी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 100 E इंटू 5 वोल्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल आर यूजली मेड अप ऑफ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूजली किसके बनाए जाते हैं, याद रख लो, पोलर के भी बनते हैं, नॉन पोलर के भी बनते हैं, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है NaCl इज, NaCl आप लोगों ने केमिस्ट्री वालों ने पढ़ा होगा, तो याद रख लो ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, याद रख लो, Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर सबसे बड़ा यूनिट होता है, याद रख लो, किलोवाट आवर इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑयल हैज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए तो ऑयल की हमारे पास नेचर क्या बनती है, तो याद रख लो ये जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट शो करता है, यानी जो ऑयल है ना, ऑयल ये नॉन पोलर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद रख लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका पोल बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एब्सेंस होगा ना, एब्सेंस, तो फिर नो पोल, फिर जीरो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डाइपोल मूवमेंट कॉन्टेन। जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास दो ऑपोजिटली एंड इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी होते हैं। क्या सिमिलर होते हैं, नहीं, डाइपोल के अंदर, डाइपोल का मतलब ये होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी दो पोल बने पड़े हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो क्या टू सिमिलर, नहीं, ये भी टू सिमिलर नहीं, टू ऑपोजिट अनइक्वल चार्जेस नहीं, अनइक्वल नहीं, इक्वल चार्जेस होते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ कैपेसिटर इज,
कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, याद रख लो। कैपेसिटर हमारे पास टू टर्मिनल, हमारे पास पैसिव डिवाइस है, इमर्जिंग स्टोरिंग डिवाइस है, ये चार्जिंग डिवाइस है, ऑल ऑफ दिस। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिलेशन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप लोग इसको याद रख सकते हो, ये हमारे पास लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये जो कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास व्हेन नो डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, जब डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस नहीं होता तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई जब आप लोगों ने याद रखना है, जब डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया हुआ तो सी और वी का ग्राफ कैसा होगा, सी और वी का। आपको नजर आ रहा है क्या ये इनवर्स में होगा? नहीं। यहां पे याद रखो, जब आप लोगों ने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक को नहीं रखा होता तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल इनका ग्राफ कैसा बनता है, डेल्टा ऑप्शन की तरह, ये कांस्टेंट होता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, समझे। एक तो हमारे पास है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स, ठीक है। कैपेसिटर के यहाँ पे वो मैट्रिक वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे कि भाई यहाँ पे सी और वी तो इनवर्स हैं तो बस ये वाला डायरेक्ट बता दिया बीटा ऑप्शन, ऐसा नहीं होगा, मेरी बात समझे। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, अगर तो यहाँ पे नो डाई इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक को नहीं रखा हुआ, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, सारे स्टूडेंट मुझे बताएं वो कैपेसिटेंस क्या होगी, वो फिक्स होगी। वो फिक्स होगी, ना वो कम होगी ना वो ज्यादा होगी। अब दूसरी चीज, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैंने यहां पे ना कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी ना, जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहां पे अब देखो, जब वो कह रहा है कि नो डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक रखी हुई नहीं है तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी। और कैपेसिटेंस किसके ऊपर आ रही है, कैपेसिटेंस तो वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही है। तो ये देखो, यहां पे अगर मान लो जीरो है, यहां पे मान लो टू है, यहां पे फोर है और यहाँ पे सिक्स है, तो कैपेसिटेंस आपकी फोर पे फिक्स हुई पड़ी है ना। फोर पे फिक्स क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ही नहीं है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि आप फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नहीं, सी ऑप्शन कहाँ पे कांस्टेंट है हुरिया, इधर देखे ना मेरी बहन, यहाँ पे तो सी देखो 6 पे है, 6 से नीचे आता आता जीरो पे आ गया, यहाँ पे कहाँ पे कांस्टेंट है, सी ऑप्शन में देखो क्या कांस्टेंट है, बताएं शाबाश। अगर डाई इलेक्ट्रिक महद हो ना तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ेगी, फिर अल्फा ऑप्शन होना था, ठीक है। क्लियर हुआ सारे स्टूडेंट, देखें क्या सबको क्लियर हुआ, वेरी वेल डन, क्या बात है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेगुलर रूटीन में ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है, इनको याद रखना है। आप लोगों का फ्लो बहुत अच्छा बन रहा है, ऐसी चीजों को आप लोगों ने करते जाना। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कैपेसिटर है वो एरिया ऑफ प्लेट पे भी सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो कैपेसिटेंस एरिया पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस डी पे भी डिपेंड करती है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। थिकनेस ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कैपेसिटर को जितना भी थिक बनाते जाओ, जितना भी मोटा करते जाओ, इससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ पे वो क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है एरिया को डबल कर दिया, ठीक है, एरिया को डबल कर दिया तो ये टू ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, और डिस्टेंस को क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अच्छा डिस्टेंस को भी डबल कर दिया तो टू डी कर दिया, टू टू से कैंसिल, तो क्या फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। तो सारे बच्चे दोबारा देखेंगे, अगर एरिया को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर टू ए नीचे टू डी, डबल डबल हुआ है तो वो आपस में कैंसिल हो गए, तो इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड होगी कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor has a capacitance of 10 microfarad when there is a dielectric of dielectric constant 2। अब वो कह रहा है इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, तो इसका मतलब है 10 से तो कम ही होगी, भाई 40 भी नहीं हो सकती, 10 भी नहीं हो सकती, 20 भी नहीं हो सकती, 5 होगी। कैसे जज किया, मजा आया या नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे। भाई देखो, हमें पता है डाई इलेक्ट्रिक रखा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक रखा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा है, जब डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे तो कैपेसिटेंस का, मैं आपको ये प्रूव भी करके दे देता हूँ। एप्सिलॉन आर क्या होता है, सी मीडियम अपॉन सी वैक्यूम। तो अब देखो, वो कह रहा है कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड व्हेन देयर इज अ डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक वाला क्या हो गया हमारे पास, सी मीडियम होगी, तो सी मीडियम 10 हुई, और सी वैक्यूम कह रहा है वो निकालो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, टू का है, तो यहाँ पे टू इज इक्वल टू 10 बाई सी वैक्यूम हुआ, सी वैक्यूम इधर आ गया और टू इसके नीचे आ गया, तो 10 बाई टू विल बी इक्वल टू सी वैक्यूम, तो ये हमारे पास कितना निकला, 5 निकला। सारे बच्चे बताएंगे यस और नो लिख के,
सारे बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं। लाइन लगनी चाहिए, शाबाश, लाइन लगनी चाहिए, एक्टिव होके बैठे, शाबाश। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज 10 वोल्ट व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एप्सिलॉन आर टू इन इट्स प्लेट, इफ स्लैब इज रिमूव पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर ना पोटेंशियल डिफरेंस अब वो कह रहा है, यहाँ पे वो हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो कैपेसिटेंस है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, यानी कैपेसिटेंस पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, पहले हमारे पास क्या था, कैपेसिटर का वोल्टेज 10 वोल्ट था, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब 2 वाला रखा हुआ था, इफ स्लैब इज रिमूव। तो सारे बच्चे यहां पे मुझे बताएंगे, जब स्लैब को रिमूव किया जाएगा तो कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ेगी या कम होगी, सारे बच्चे बताएंगे। जब डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे, कैपेसिटेंस कम होगी या ज्यादा? वेरी वेल डन, कम होगी। राना अदनान, ज्यादा नहीं ना होगी, कम होगी ना भाई, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जब डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी। तो ये देखो, जब डाई इलेक्ट्रिक यानी स्लैब इज रिमूव, तो स्लैब को जब रिमूव किया गया तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। भाई कैपेसिटेंस कम होगी है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा होगा। तो ये देखो, पहले पोटेंशियल 10 वोल्ट का था, तो अब 10 से भी ज्यादा होगा, यानी 10 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास कितना होगा? दैट विल बी 20। तो हमारे पास 20 के करीब होगा। 40 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 × 2 हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 20 बनेगा, तो इतना बढ़ के हमारे पास हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बताएंगे। हाँ जी, हमदान बताएं, शाबाश। हमदान को कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, शाबाश। हमदान, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे, शाबाश। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर हमदान पहले आपको पढ़ाया गया है, और आज उसकी वर्कशीट हो रही है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आपने पूरा लेक्चर लिया है? बताएं, शाबाश। तो फर्स्ट डे है ना, तो आपको वो पहले लेक्चर पूरा लेना चाहिए, उसके बाद आके आप ये टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट है उसने ये पूरा चैप्टर पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, और आज आके वो टेस्ट कर रहा है, तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि उसने ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आपने पहले पहले पूरा ये वीडियो लेक्चर भी आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 MCQs हैं, वो करवा लूँ, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देता हूँ। यहाँ पे इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो यहाँ पे देखें, कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो वो कह रहा है कि एरिया डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, एरिया की जगह भी मैंने डिस्टेंस लिख लिया और नीचे भी डिस्टेंस था, तो डी डी से कैंसिल हुआ, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आया? एप्सिलॉन नॉट के। सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पे यस और नो लिख के, क्या फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी वेल डन, क्या बात है। ऐसे एक्टिव होकर बैठना, उसने खुद बताया कि एरिया किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड सीरीज इक्वलेंस? तो सीरीज के अंदर हमारे पास क्या राइट ऑप्शन होता है? आप लोगों को पता ही है, सीरीज के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। 1/C वाला भी होता है, इस तरह भी निकाला जाता है, इस तरह भी निकाला जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन, दोबारा सुने, सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट ऐसे निकाली जाती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको ये भी बताया गया था, अगर दो हों तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, ये भी बताया था, हम लोगों ने कल पढ़ा था। और उसके बाद ये भी पढ़ा था कि अगर सारी सेम आ जाएं तो वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम C/N की मदद से निकालते हैं, C/N। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ये सारे रिलेशंस ठीक हैं। इसके बाद हमारे पास था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, यानी डाई इलेक्ट्रिक की जब आप पोलराइजेशन करते हो तो हमारे पास क्या सही बनता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी इंक्रीज होती डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होता है। तो जब भी पोलराइजेशन होती है, पोल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी ना, कैसे? सिग्मा पहले पूरा एक जगह पे इकट्ठे चार्जेस हुए पड़े थे,
अब जब आपने पोलराइजेशन कर दी तो सिग्मा चार्ज यानी जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये कम हो जाएगी, और जिससे डेंसिटी भी कम हो जाती है और जिससे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये एनईटी में 2 से 3 दफा रिपीट हुआ है, याद रख लो। जब भी पोलराइजेशन की जाती है तो हमारे पास ये तमाम चीजें डिक्रीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इतना है इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। नाउ द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ एक शॉर्टकट। जब भी आप लोगों को वो पूछेगा ना कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन याद रख लो, बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्टकट। ये देखो, ये होगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। दोबारा देखें, जब भी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र आएगा तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इस रिलेशन से निकालेंगे। अब सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं। यहां पे उसने पूछा हुआ कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर, यानी आपने क्या निकालना है, C2 को निकालना है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, खुद ट्राई करके मुझे बताएंगे। C1 क्या दिया, मैं सारा बताता हूं। ये देखो, इसको कहेंगे C1। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, V1। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, V2 आ गया। देखें, V2 भी आ गया, V1 भी आ गया, C1 भी आ गया। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या आप लोग। और हमारे पास V कॉमन ये वाला आ गया, V कॉमन भी इसने दे दिया 20 वोल्ट। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या, सारे स्टूडेंट को ये सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। यहाँ से C2 को आप लोगों ने साइड पे करना है, और C2 को साइड पे करेंगे, दैट विल बी 15 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतनी है आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 15 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस देयर कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक रिलेशन बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं कह लेता हूँ C1, इसको मैं कह लेता C2, इसको मैं कह लेता हूँ दैट इज V1, इसको मैं कह लेता हूँ V1 है, ठीक है। तो याद रख लो, अगर तो आपको पोटेंशियल निकालना है ना V1 के अक्रॉस, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। और V2 हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। दोबारा सुनेंगे, ये दो रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, अगर तो आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस C1 यानी 5 माइक्रोफैरेड के अलोंग आपको अगर तो पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, यानी वोल्टेज अक्रॉस C1, इसका ये मतलब है। तो उसमें C2 को ऊपर रखेंगे और नीचे C1 और C2 दोनों इनको ऐड कर देंगे, और V कितना है, ये 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस C2 यानी इस C2 के अक्रॉस निकालना है, तो ये नीचे वाला यूज करेंगे। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे क्या ये फुल क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं आपको करके भी बताता हूँ। उसने पूछा हुआ कैपेसिटी यानी वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरिड, तो हमारे पास सारे स्टूडेंट बताएं, वन वाला रिलेशन यूज होगा या टू वाला, वन वाला रिलेशन यूज होगा या टू वाला। वेरी वेल डन, वन वाला रिलेशन यूज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वन के क्रॉस पूछा हुआ है तो ये मैं यूज करने लगा हूँ। V1 इज इक्वल टू C2 ऊपर रखेंगे 10 माइक्रोफेरिड, और नीचे दोनों को ऐड करेंगे, 15 हो गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई करा देंगे 15 से। तो ये 15 से कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 10 वोल्ट। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फुल क्लियर है, लें जी। आप लोगों का ये लेक्चर भी यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। तो हाउ थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड के उनके पास इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड हो, तो याद रखना है दो को आप लोग सीरीज में लगाओ, एक को पैरेलल में लगाओ। जैसे दो को सीरीज में लगाओ, दो को सीरीज में, और एक को पैरेलल में लगाओ। जैसे ये हमारे पास कितनी है, दो सीरीज में लगा दिए, दो दो का और एक ये दो। अब इसका दोनों को कैसे निकलेगा, दो सीरीज में हो तो कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे ऐड, तो हमारे पास वन आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों की जगह पे एक वन का आ गया, ये देखो, इन दोनों की जगह पे एक वन का आया, इन दोनों को सॉल्व करो तो वन आएगा, और नीचे टू आ गया। और जब पैरेलल हो तो सिंपल ऐड कर देते हैं, 2 + 1 कितना, 3 माइक्रोफैरिड। तो इसका मतलब है 3 माइक्रोफैरिड हमें कब मिल सकता है, जब 2 माइक्रोफैरिड हम कैसे लगाएं, सीरीज के अंदर, और एक कैसे लगाएं, पैरेलल में। सो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। याद रख लो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस जब ऐसा हमारे पास आ जाए ना, इसको कहते हैं वायर प्रॉब्लम। तो वायर प्रॉब्लम में आप लोगों ने याद रखना है, जितनी भी कैपेसिटेंस होगी ना सबको ऐड करके लिख देना है। तो यहाँ पे ये तीनों पैरेलल में लगेंगे, 1 2 3, ये तीनों पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, C+C+C दैट विल बी 3C। ये इसका शॉर्टकट याद रख लो, जब भी वायर वाला होगा तो जितनी भी कैपेसिटेंस होगी सिंपल ऐड कर देना है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस होती ना, तो रेजिस्टेंस ऐसे नहीं होनी थी, सिर्फ कैपेसिटर के लिए ही आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास
आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर। हाफ सी वी स्केयर भी होता है, हाफ क्यू वी भी होता है, हाफ क्यू स्केयर अपॉन सी होता है, लेकिन ये वाला एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन होता है। ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टोर दैट हमारे पास डैश एनर्जी इन इट्स फील्ड। तो ये किसको स्टोर करता है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कल भी पढ़ा था बहुत डिटेल में। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर है इफ द इन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल एनर्जी स्टोर विल बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप लोग डबल कर दो तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? तो ये देखो एनर्जी का कैसे रिलेशन होता है, याद रखो, स्केयर ऑफ ई स्केयर के, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्केयर के साथ होता है। तो जब आप लोग इसको डबल कर दोगे, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन पड़ा हुआ है ना, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, और आगे ई स्केयर पड़ा हुआ है, इंटू डी भी पड़ा हुआ है, ऐसे ही ना, ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू ई स्केयर। तो याद रख लो एनर्जी ई स्केयर के साथ रिलेशन में होती है। ये आप लोगों का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी ई स्केयर के साथ रिलेशन में है ना, तो ई को जब डबल करोगे तो एनर्जी तो 4 टाइम होगी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर विल बी। तो याद रख लो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती है जब स्लैब को रखा जाता है, लेकिन जो एनर्जी है ये हमारे पास हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। दोबारा सुने, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को, अब डाइलेक्ट्रिक की कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और पोटेंशियल कम होगा और एनर्जी भी कम होगी। सारे स्टूडेंट यस और नो लिख के बताएंगे। ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगा और एनर्जी भी कम होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ चार्जिंग कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, अगर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो चार्जिंग क्या होगी? स्लो होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने बढ़ा दी है तो चार्जिंग स्लो स्लो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कैसे करता है? एक्सपोनेंशियली करता है, और ये नस्ट के अंदर 6 से 7 दफा एमसीक्यूज आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज टी अपॉन आर सी। अब आर सी की जगह पे भी तो मैं टी लिख सकता हूँ, टी टी से कैंसिल हो जाएगा तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। टाइम की डायमेंशन भी आपको पता होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए स्ट्रेन के इक्वल होगा। यानी टी अपॉन आर सी की डायमेंशन हमारे पास किसके इक्वल होगी? स्ट्रेन के, क्योंकि स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती और टी अपॉन आर सी की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। टी का ऊपर टी आ गया और नीचे वाले आर सी की जगह पे भी तो आप लोग टी लिख सकते हो ना, टी टी से कैंसिल हुआ तो नो डायमेंशन। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12 डिस्कशन। अब यहाँ पे कुछ